बिल्डिंग दोस्त, हम्म उसकी फाउंडेशन है हमारी डेमोक्रेसी हम्म और उसको होल्ड कर रहा है एक फ्रेम ऑफ स्टील। राइट। इंडिया की सिविल सर्विस को यही कहा जाता है, द स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। हाँ बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर उस फ्रेम में क्रैक्स आने लगे, अगर उसमें जंग लगना शुरू हो जाए? तो पूरी बिल्डिंग खतरे में। एग्जैक्टली अब ये सुनो, एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक 2018 और 2023 के बीच अ शॉकिंग 110 करप्शन केसेस फाइल हुए अगेंस्ट 166 सिविल सर्वेंट्स। वाओ, दैट्स अ ह्यूज नंबर। सोच लो। तो आज हम यही क्रिटिकल हेल्थ चेकअप करने वाले हैं। लेट्स डू इट। इससे पहले कि हम इस विषय की गहराई में उतारें, एक छोटा सा फेवर कर दो, जोर से सब्सक्राइब बटन दबाओ, लाइक बटन को ऐसे प्रेस करो जैसे उसने तुमसे उधार लिया हो, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दो ताकि आप हमारी कोई भी गहरी चर्चा मिस ना करें। और हाँ, आप कौन हो बताओ, सरकारी बाबू सुनकर दिमाग में पहला वर्ड क्या आता है? लेट्स बी ऑनेस्ट। हेलो एवरीवन, आज हम एक इंटेंस जर्नी पर जा रहे हैं। इस स्टील फ्रेम का एक पूरा डायग्नोस्टिक। हम 5 क्रिटिकल क्वेश्चंस को डाइसेक्ट करेंगे जो इंडिया की ब्यूरोक्रेसी की हेल्थ, उसकी बीमारी और पोटेंशियल इलाज को रिवील करते हैं। एब्सोल्युटली। तो ये रहा हमारा आज का लर्निंग मैप, द डायग्नोस्टिक प्लान। परफेक्ट। पहले हम पब्लिक पल्स चेक करेंगे, क्यों एक पॉजिटिव पब्लिक परसेप्शन ऑफ सिविल सर्वेंट्स इतनी जरूरी है एक डेमोक्रेसी में। ये 2024 का सवाल है। उसके बाद हम इस फ्रेम की हेल्थ को देश के वॉलेट से कनेक्ट करेंगे। We'll explore the link between institutional quality and economic performance. अच्छा, ये 2020 का सवाल है। देन वी गोइंग इनसाइड द मशीनरी। क्या सिविल सर्विसेज अपनी कोर प्रोग्रामिंग यानी न्यूट्रलिटी और इफेक्टिवनेस से भटक गई हैं? अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और क्या उन्हें एक कंप्लीट ओवरहॉल की जरूरत है, ड्रास्टिक रिफॉर्म्स? ये 2017 का सवाल है। नेक्स्ट हम आर्किटेक्चर को एग्जामिन करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर ने ही सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हैम्पर किया है। राइट। ये 2016 का सवाल है। एंड फाइनली सबसे बड़ा सवाल, वी विल क्रिटिकली एग्जामिन द सिस्टम्स डीएनए। क्या काड्रे बेस्ड सिस्टम ही इंडिया की स्लो ग्रोथ का कारण रहा है? दैट्स अ टफ वन। ये 2014 से है। तो रेडी हो? एब्सोल्युटली। चलो शुरू करते हैं। ऑलराइट, हमारी डायग्नोस्टिक लिस्ट में सबसे पहले एक सवाल 2024 से है। Okay. ये कहता है, द डॉक्ट्रिन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नेंस मेक्स इट नेसेसरी दैट द पब्लिक परसेप्शन ऑफ द इंटेग्रिटी एंड कमिटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स बिकम्स एब्सोल्युटली पॉजिटिव। डिस्कस। ब्रॉड माइक्रो थीम है गवर्नेंस। तो चलिए इसको ब्रेक डाउन करते हैं। ये सवाल आखिर पूछ क्या रहा है? आसान शब्दों में इट्स सेइंग कि एक डेमोक्रेसी एक गाड़ी की तरह है और पब्लिक ट्रस्ट उसका फ्यूल है। अच्छा एनालॉजी है। अगर पब्लिक को ड्राइवर्स पर यानी सिविल सर्वेंट्स पर भरोसा नहीं है कि वो ऑनेस्ट और कमिटेड हैं, तो गवर्नेंस की गाड़ी रुक जाएगी। इट विल कम टू अ ग्राइंडिंग हॉल्ट। अगर पब्लिक ट्रस्ट नहीं तो गवर्नमेंट पैरालिसिस। सिंपल एज दैट। बहुत पावरफुल एनालॉजी है और यह हम रियल लाइफ में देखते भी हैं, है ना? बिल्कुल। सोचो, जन भागीदारी इनिशिएटिव्स जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन। राइट। वो मिशन तभी काम करता है जब हम जैसे कॉमन सिटीजन्स को विश्वास होता है कि लोकल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या म्युनिसिपल कमिश्नर उसको ईमानदारी से इंप्लीमेंट कर रहा है। सही बात है। अगर हमें लगेगा कि फंड्स चोरी हो रहे हैं तो हम पार्टिसिपेट क्यों करेंगे? पॉइंट है। नो ट्रस्ट मीन्स नो पार्टिसिपेशन। इट्स अ डायरेक्ट लिंक, है ना? एग्जैक्टली। तो अगर इसका आंसर स्ट्रक्चर करना हो तो ये रहा ब्लूप्रिंट। इंट्रोडक्शन के लिए आपको डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को डिफाइन करके स्टार्ट करना चाहिए। अ सिस्टम ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। करेक्ट। फिर कोर आइडिया को स्टेट करना है। पब्लिक ट्रस्ट कोई गुड टू हैव फीचर नहीं है, ये इस पूरे सिस्टम का बेडरॉक है, नींव है। और एक कीला हुक के लिए हम वो स्टैटिस्टिक यूज कर सकते हैं जिससे हमने शुरू किया था। द करप्शन डेटा। यस। मेंशन करो कि 2018 से 2023 के बीच 110 करप्शन केसेस फाइल हुए। ये दिखाता है कि ये टॉपिक सिर्फ एकेडमिक नहीं बल्कि एक बर्निंग इशू है। परफेक्ट। ये एग्जामिनर का ध्यान तुरंत खींच लेगा। अब आते हैं मेन बॉडी पे। ओके। इसको आप 3 लॉजिकल पार्ट्स में स्ट्रक्चर कर सकते हैं। पहले आपको एक्सप्लेन करना है इंपॉर्टेंस ऑफ पॉजिटिव पब्लिक परसेप्शन। ये इतना जरूरी क्यों है? 3 की रीजंस हैं। 1, डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी। पॉलिसीज को जमीन पर सिविल सर्वेंट्स ही लागू करते हैं। अगर लोग उन पर ट्रस्ट ही नहीं करेंगे तो पॉलिसीज फॉलो कौन करेगा? गवर्नमेंट फेल हो जाएगी। 2, सर्विस डिलीवरी। जब परसेप्शन पॉजिटिव होता है, लोग कोलैबोरेट करते हैं, स्कीम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, फीडबैक देते हैं। राइट। इससे हेल्थ केयर से लेकर एजुकेशन तक सर्विसेज डिलीवर करना बहुत स्मूथ हो जाता है। और थर्ड? 3, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी। ट्रस्ट से फ्रिक्शन कम होता है दोस्त। लोग कोऑपरेट करते हैं, रूल्स विलिंगली फॉलो करते हैं। इससे पूरी गवर्नमेंट मशीनरी तेजी से काम करती है। दैट मेक्स सो मच सेंस। तो ट्रस्ट क्यों जरूरी है ये एस्टैब्लिश करने के बाद? व्हाट्स नेक्स्ट? अब बॉडी का दूसरा हिस्सा रियलिटी को एड्रेस करेगा। चैलेंजेस इन मेंटेनिंग पब्लिक ट्रस्ट। अच्छा। यहाँ पर आप एविडेंस लाएंगे। फर्स्ट, करप्शन केसेस। वो डेटा पॉइंट फिर से यूज करो पर थोड़ी डिटेल के साथ। फॉर एग्जांपल, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस थे 35। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, पब्लिक कॉन्फिडेंस पर आग लगा देता है। बिल्कुल। सेकंड, ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म। ये हम सबने एक्सपीरियंस किया है। हाँ बिल्कुल, फाइल्स महीनों तक अटकी रहती हैं। इससे क्या लगता है कि ऑफिसर्स या तो लेजी हैं या जानबूझकर डिले कर रहे हैं। और थर्ड? थर्ड, अ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। जब लोगों को पता ही नहीं चलता कि डिसीजंस बंद दरवाजों के पीछे हो रहे हैं तो शक तो पैदा होता ही है। ये सीक्रेसी मिसट्रस्ट पैदा करती है। ओके, सो वी हैव द प्रॉब्लम एंड द कॉजेस। अब सॉल्यूशंस। राइट। बॉडी का थर्ड पार्ट है आपका कंस्ट्रक्टिव सेगमेंट, मेजर्स टू बिल्ड पॉजिटिव परसेप्शन। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और इसको एक मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी की तरह प्रेजेंट करना चाहिए। फर्स्ट, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स। हमें वॉचडॉग्स को स्ट्रॉन्ग करना होगा। जैसे? मतलब सेंट्रल विजिलेंस कमीशन या सीवीसी की रिकमेंडेशंस को ठीक से इंप्लीमेंट करना, लोकपाल को एम्पावर करना और सबसे इंपॉर्टेंट, रेगुलर एथिक्स ट्रेनिंग। ठीक है। सेकंड, ट्रांसपेरेंसी इनिशिएटिव्स। गवर्नेंस को ओपन में लाना होगा।
ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म्स, आरटीआई एक्ट का प्रोएक्टिव यूज, सोशल ऑडिट्स, और सिटीजन चार्टर्स। यस, जिसमें टाइम बाउंड सर्विस डिलीवरी का वादा हो। थर्ड, परफॉर्मेंस बेस्ड इवैल्यूएशन, प्रमोशन टाइम का गिफ्ट नहीं होना चाहिए। इट मस्ट बी अर्नड। इसके लिए 360 डिग्री फीडबैक सिस्टम यूज करना एक गेम चेंजर हो सकता है। और आखिरी, अ वेरी क्रूशियल पॉइंट, इंसुलेट देम फ्रॉम पॉलिटिकल प्रेशर। यहाँ आपको लैंडमार्क टीएसआर सुब्रमण्यन केस 2013 का जिक्र करना ही चाहिए, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिसर्स को फिक्स टेन्योर देने की रिकमेंडेशन की थी। ताकि उन्हें आर्बिट्रेरी ट्रांसफर से बचाया जा सके। एग्जैक्टली। और ट्रांसफर्स के लिए इंडिपेंडेंट सिविल सर्विस बोर्ड्स भी बनाए जा सकते हैं। ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ सॉल्यूशंस हैं। अब इसको कंक्लूजन में रैप अप कैसे करें? कंक्लूजन में पहले मैं आर्गुमेंट को समराइज करूं। डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, इंटेग्रिटी और पब्लिक ट्रस्ट के दो स्तंभों पर टिका है। फिर एक फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट के साथ एंड करो। मेंशन करो कि मिशन कर्मयोगी जैसे इनिशिएटिव्स इस ट्रस्ट को बिल्ड करने में मदद कर सकते हैं, जो इंडिया के डेमोक्रेटिक फ्यूचर के लिए जरूरी है। ऑसम। चलो कुछ क्विक क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। एक एग्जामिनर की तरह सोचते हैं। आंसर स्ट्रक्चर पर इंट्रोडक्शन में करप्शन डेटा यूज करने का क्या फायदा है? या आपके आंसर को तुरंत रियलिटी से जोड़ देता है और एग्जामिनर को सिग्नल देता है कि आप करंट अफेयर्स और समस्या की गंभीरता से वाकिफ हैं। गुड वन। कंटेंट पर टीएसआर सुब्रमण्यन केस मेंशन करना क्यों इंपॉर्टेंट है? ये दिखाता है कि आप सिर्फ जेनेरिक सजेशंस नहीं दे रहे हैं, आप अपने पॉइंट को एक स्पेसिफिक सिग्निफिकेंट सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव के साथ बैक कर रहे हैं, जो आपके आंसर को क्रेडिबिलिटी देता है। स्ट्रक्चर पर फिर से चैलेंजेस और मेजर्स को अलग अलग क्लियर हेडिंग्स में क्यों लिखना चाहिए? क्योंकि क्लैरिटी इज किंग। ये एक लॉजिकल, इजी टू रीड फ्लो बनाता है। एग्जामिनर साफ साफ देख सकता है कि आपने प्रॉब्लम डायग्नोस की और फिर एक स्ट्रक्चर्ड सोल्यूशन दिया। मार्क्स देना आसान हो जाता है। कंटेंट पर जन भागीदारी एक अच्छा एग्जाम्पल क्यों है? क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल ग्रास रूट लेवल का एग्जाम्पल है। ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कुछ ऐसा है जिसे लोग देखते और अनुभव करते हैं, जो सीधे सीधे प्रूव करता है कि पॉजिटिव परसेप्शन सक्सेसफुल गवर्नेंस में कैसे ट्रांसलेट होता है। और स्ट्रक्चर पर कंक्लूजन में मिशन कर्मयोगी जैसी स्कीम्स का जिक्र करने से क्या इम्पैक्ट पड़ता है? ये दिखाता है कि आप सोल्यूशन ओरिएंटेड हैं। आप सिर्फ प्रॉब्लम्स लिस्ट करने वाले क्रिटिक नहीं हैं, आप उनको सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट के करंट एफर्ट्स से भी वाकिफ हैं, जो आपके आंसर को बैलेंस बनाता है। लास्ट वन। कंटेंट पर ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म का एक पावरफुल रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एक बुजुर्ग किसान का दर्दनाक इंतजार, जिसे अपनी पेंशन अप्रूव करवाने के लिए 6 महीनों में 10 बार सरकारी दफ्तर जाना पड़ता है। ये सिर्फ एक डिले नहीं है, ये स्टेट के अपने सिटीजन्स के प्रति कमिटमेंट का फेलियर है। फैंटास्टिक। नाउ दोस्त, अब आपकी बारी। यहाँ पॉज करो और इस पूरे आंसर स्ट्रक्चर को अपने शब्दों में बोलने की कोशिश करो। प्रैक्टिस सेइंग इट आउट लाउड, रिहर्स। और अब एक मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, इस सवाल से हमने समझा कि पब्लिक ट्रस्ट डेमोक्रेसी के लिए ऑक्सीजन है, और इसको फ्लो में रखने के लिए हमें ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और इंटेग्रिटी पर फोकस्ड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स चाहिए। ओके, डायग्नोसिस पार्ट 2। पब्लिक पल्स चेक कर लिया और मिसट्रस्ट के साइंस मिले हैं। पर इसका देश की फाइनेंशियल हेल्थ पर क्या इंपैक्ट है? अगर इंस्टीट्यूशंस कमजोर हैं, तो क्या इकोनॉमी कभी स्ट्रांग हो सकती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। थोड़ा सोच लो। लेट्स एग्जामिन द 2020 क्वेश्चन. Institutional quality is a crucial driver of economic performance. In this context, suggest reforms in the civil service for strengthening democracy. अगेन द ब्रॉड माइक्रो थीम है गवर्नेंस। इस सवाल का कोर आइडिया बहुत डायरेक्ट है। एक देश के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की क्वालिटी, जैसे उसकी सिविल सर्विसेज, जुडिशरी का सीधा मेजरेबल इंपैक्ट उसकी इकोनॉमी पर पड़ता है। Right. अगर संस्थान करप्ट, स्लो और अनप्रिडिक्टेबल है, तो इकोनॉमी भी स्लो और वीक हो जाएगी। हमें मशीन को ठीक करने के लिए रिफॉर्म्स सजेस्ट करने हैं ताकि डेमोक्रेसी और इकोनॉमी दोनों थ्राइव कर सकें। प्रिसाइसली। इसका एक ब्रिलियंट रियल लाइफ एग्जांपल है नया बिजनेस सेटअप करना। ओके। इमेजिन आपके पास एक ग्रेट आइडिया और कैपिटल है। कंट्री ए में 15 परमिट्स लेने में 2 साल और काफी ब्राइब्स लगती हैं। कंट्री बी यानी एस्टोनिया में आप ये सब ऑनलाइन ट्रांसपेरेंटली कुछ घंटों में कर सकते हो। बिग डिफरेंस। आप पैसा कहाँ इन्वेस्ट करोगे? ऑब्वियसली एस्टोनिया। हाँ बिल्कुल। यही फर्क है जो इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पर डालती है। इट्स द डिफरेंस बिटवीन अ सुपर हाईवे एंड अ मडी ट्रैक। एग्जैक्टली। अब आंसर डिजाइन करते हैं। इंट्रोडक्शन के लिए आपको एक पावरफुल डेटा ड्रिवन हुक चाहिए। जैसे परफेक्ट हुक है इंडिया का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स का सीपीआई में रीसेंट स्लिप। हमारा स्कोर 2022 में 40 से गिरकर 2024 में 38 हो गया। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इट्स अ डायरेक्ट इंडिकेटर ऑफ डिक्लाइनिंग इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी। इसको यूज करके कोर लिंक एस्टैब्लिश करो। गुड इंस्टीट्यूशंस फ्यूल गुड इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। ओके, हुक एस्टैब्लिश्ड। मेन बॉडी में क्या जाएगा? बॉडी के 2 मेन पार्ट्स होने चाहिए। पहले प्रॉब्लम डायग्नोस करो, चैलेंजेस इन द करंट सिविल सर्विस फ्रेमवर्क। ओके। यहाँ 2024 सिविल सर्विस पीपल सर्वे का डेटा यूज करना चाहिए। फॉर इंस्टेंस, ओनली 35% ऑफ सिविल सर्वेंट्स फील देयर पे रिफ्लेक्ट्स देयर परफॉर्मेंस। ओह, दैट्स लो। और इससे भी ज्यादा चिंता की बात, ओनली 45% प्लान टू स्टे फॉर 3 years और मोर। मतलब मोटिवेशन की कमी और हाई एट्रिशन रिस्क। हाँ, नेक्स्ट सर्वे डिलीवरी पर बात करो। आप एक मैकेंजी सर्वे कोड कर सकते हो जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर सर्विसेज में सिटीजन सैटिस्फैक्शन का बड़ा गैप दिखाता है। क्यों है ये गैप? कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स और डिलेस के कारण। और फाइनली अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म्स। सीपीआई में इंडिया की रैंक 96 आउट ऑफ 180 सिस्टमिक करप्शन और वीक अकाउंटेबिलिटी की कहानी बताती है। ये तो काफी गंभीर डायग्नोसिस है। तो इन चैलेंजेस के बाद हमें एक रिकवरी रोड मैप देना होगा, राइट? द रिफॉर्म्स। यस, बॉडी का दूसरा और ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है सजेस्टेड रिफॉर्म्स फॉर स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। और इन्हें कैटेगराइज करना चाहिए। बिल्कुल। फर्स्ट, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, आर्किटेक्चर बदलना। मेंशन मिशन कर्मयोगी, जिसका एम है रूल से रोल्स पर फोकस शिफ्ट करना। राइट। ई ऑफिस की बात करो, टू एनहांस ट्रांसपेरेंसी एंड स्पीड। और हाँ, 360 डिग्री फीडबैक सिस्टम। ओके, सेकंड कैटेगरी। सेकंड, सिटीजन सेंट्रिक रिफॉर्म्स, सिटीजन को किंग बनाना।
यहाँ आपको सेवोत्तम मॉडल का जिक्र करना ही होगा। व्हाट इज दैट? आसान शब्दों में। इसको गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए एक ISO सर्टिफिकेशन की तरह सोचो। ये एक क्वालिटी चेक फ्रेमवर्क है जो एक्सीलेंस इन पब्लिक सर्विस डिलीवरी पर फोकस करता है। अच्छा। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, सिटीजन्स चार्टर, रोबस्ट ग्रीवियंस रिड्रेसल और सर्विस डिलीवरी कैपेबिलिटी। ठीक है। और स्टेट्स में राइट टू सर्विस एक्ट्स को मजबूत करने की भी बात करनी चाहिए। एंड द थर्ड कैटेगरी ऑफ रिफॉर्म्स? थर्ड, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग। इसमें एक सच में इंडिपेंडेंट सिविल सर्विस बोर्ड एस्टैब्लिश करना शामिल है फॉर ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग्स, ताकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम हो। मेक सेंस। इसमें टेक्निकल फील्ड्स के लिए स्पेशलाइज्ड कैडर्स क्रिएट करना और क्रूशियली लैटरल एंट्री को एक्सपैंड करना भी शामिल है। ताकि प्राइवेट सेक्टर से डोमेन एक्सपर्ट्स आ सकें। ये एक सॉलिड 3 डायमेंशनल रिफॉर्म प्लान है। इसका कंक्लूजन कैसे लिखें? कंक्लूजन बैलेंस्ड और फॉरवर्ड लुकिंग होना चाहिए। समराइज करके कहो कि सच्चे रिफॉर्म के लिए अकाउंटेबिलिटी और ऑटोनॉमी के बीच एक डेलिकेट बैलेंस की जरूरत है। ओके। फिर अपने आंसर को एलिवेट करो इंटरनेशनल सक्सेस स्टोरी साइट करके, जैसे एस्टोनिया का ई-गवर्नेंस मॉडल और सिंगापुर की हाईली एफिशिएंट सिविल सर्विस। गुड पॉइंट। और आखिर में मेंशन करो कि गवर्नमेंट का नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग यानी मिशन कर्मयोगी इस दिशा में एक सिग्निफिकेंट और प्रॉमिसिंग कदम है। परफेक्ट। लेट्स डू अ रैपिड फायर क्रॉस क्वेश्चन राउंड। स्ट्रक्चर। CPI डेटा इंट्रोडक्शन में यूज करना एक स्मार्ट मूव क्यों है? क्योंकि ये एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड मेट्रिक है जो सीधे सवाल के कीवर्ड इंस्टीट्यूशनल क्वालिटी को एक हार्ड रीसेंट नंबर से जुड़ता है। ये दिखाता है कि आपको अपने फैक्ट्स पता है। कंटेंट। आपने सेवोत्तम मॉडल का जिक्र किया, इसे एक बार फिर सिंपल टर्म्स में समझा सकते हैं? ऑफ कोर्स, इसको ऐसे सोचो, ये एक फ्रेमवर्क है जो ये इंश्योर करता है कि सिटीजन्स को जो वादा किया गया है वो मिले, उनकी शिकायतें सुनी जाए और सर्विस एफिशिएंटली डिलीवर हो। बेसिकली एक क्वालिटी सील फॉर गवर्नमेंट सर्विसेज। स्ट्रक्चर अगेन। रिफॉर्म्स को स्ट्रक्चरल, सिटीजन सेंट्रिक और इंस्टीट्यूशनल में बांटने का क्या फायदा है? ये एक कॉम्प्रिहेंसिव और वेल ऑर्गेनाइज्ड सोच को दर्शाता है। एग्जामिनर को लगता है कि आपने रैंडम पॉइंट्स नहीं लिखे, बल्कि रिफॉर्म के लिए एक होलिस्टिक विजन रखा है जो सिस्टम, सिटीजन और इंस्टीट्यूशन तीनों को एड्रेस करता है। कंटेंट। लैटरल एंट्री का कॉन्सेप्ट कंट्रोवर्शियल क्यों हो सकता है? मैं डर यह है कि इससे एग्जिस्टिंग ऑफिसर्स डीमोटिवेट हो सकते हैं, क्योंकि उनके प्रमोशंस के चांसेस कम हो सकते हैं। और अगर ठीक से मैनेज ना किया जाए तो ये ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक इनसाइडर वर्सेस आउटसाइडर कल्चर क्लैश पैदा कर सकता है। स्ट्रक्चर। क्या कंक्लूजन में दूसरे देशों के एग्जाम्पल्स देना जरूरी है? जरूरी तो नहीं, पर हाईली रिकमेंडेड है। ये आपके आंसर को एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव देता है और दिखाता है कि आप इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस को समझते हैं। लास्ट वन ऑन कंटेंट। मिशन कर्मयोगी का कोर फिलोसॉफिकल शिफ्ट क्या है? इसका मेन गोल सिविल सर्वेंट की माइंडसेट को रूल्स का मास्टर होने से रोल का मास्टर होने की तरफ ले जाना है। ये फोकस को रूल्स क्या है से देश की सेवा में मेरा रोल क्या है पर शिफ्ट करना चाहता है, रिएक्टिव से क्रिएटिव और प्रोएक्टिव बनना। ऑसम। अब प्रैक्टिस टाइम। ऑडियो पॉज करो और एस्टोनिया और सिंगापुर के एग्जांपल्स को अपने आंसर में फिट करने की कोशिश करो। प्रैक्टिस सेइंग इट। और ये रहा मिनी रिकैप इन शॉर्ट। इस सवाल ने हमें सिखाया कि स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट इंस्टीट्यूशंस एक देश की गाड़ी के पावरफुल इंजन है, और मिशन कर्मयोगी जैसे रिफॉर्म्स इस इंजन के लिए वो जरूरी ट्यून अप है जो इकोनॉमिक ग्रोथ ड्राइव करने के लिए चाहिए। एक समय था जब सिविल सर्विस को एब्सोल्यूट न्यूट्रलिटी का सिंबल माना जाता था। लाइक अ जज इन अ कोर्ट रूम। पर क्या आज भी वैसा है? ये अगला सवाल दोस्त इसी अनकंफर्टेबल सच पर है। ओके, तो 2017 का सवाल पूछता है, Initially, civil services in India were designed to achieve the goals of neutrality and effectiveness, which seems to be lacking in the present context. Do you agree with the view that drastic reforms are required in civil services? Comment. The broad micro theme is, once again, governance. तो ये सवाल तो बिल्कुल सीधा है। ये बेसिकली पूछ रहा है, हे सिविल सर्विस का वो ओरिजिनल प्रॉमिस याद है न्यूट्रल और इफेक्टिव होने का? क्या वो प्रॉमिस टूट गया है? और अगर हाँ, तो क्या अब एक मेजर सर्जरी का टाइम आ गया है, ड्रास्टिक चेंजेस का? We have to comment on this. इसके लिए एक अच्छी एनालॉजी क्रिकेट अंपायर की है। अच्छा, ब्रिलियंट वे टू पुट इट। तो आंसर डिजाइन करते हैं। इंट्रोडक्शन के लिए स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया मेटाफर से शुरू करना क्लासिक और इफेक्टिव है। हाँ, पर उसके तुरंत बाद प्रॉब्लम को एक हार्ड हिटिंग फैक्ट से इंट्रोड्यूस करना चाहिए। जैसे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC का डेटा यूज करो। ये फैक्ट की 2018 से 2022 के बीच 13,643 ऑफिसर्स के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शंस लिए गए एक बॉम्बशेल है। ये सीधा लैकिंग इफेक्टिवनेस वाले पॉइंट को सपोर्ट करता है और एक बहुत सीरियस टोन सेट करता है। अब मैं बॉडी आर्ग्यूमेंट को कैसे स्ट्रक्चर करें? बॉडी को 2 लॉजिकल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए। पहले आपको इस दावे को साबित करना होगा कि स्टैंडर्ड्स गिर रहे हैं। इसके लिए इंडिकेटर्स ऑफ डिक्लाइनिंग स्टैंडर्ड्स दो। ओके। पॉइंट 1, इरोजन ऑफ पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। ऐसे केसेस बढ़ रहे हैं जहां ब्यूरोक्रेट्स अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को खुश करने के लिए काम करते दिखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को बाईपास करके। पॉइंट 2, अकाउंटेबिलिटी डेफिसिट्स। यहां CBI डेटा यूज करो 2018 से जून 2023 तक सिविल सर्विस ऑफिसर्स के खिलाफ 135 केसेस रजिस्टर हुए। ये उनकी इंटेग्रिटी पर एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है। बिल्कुल। पॉइंट 3, फ्लॉड परफॉर्मेंस मेट्रिक्स। आउटकम बेस्ड इवैल्यूएशन की कमी है। प्रमोशंस अभी भी सीनियरिटी पर ज्यादा बेस्ड हैं, मेरिट पर कम। इससे इफिशिएंसी और इनोवेशन का इंसेंटिव ही मर जाता है। बिल्कुल। और पॉइंट 4, स्ट्रक्चरल रिजिडिटी। ये पुराना हायरार्किकल स्ट्रक्चर जिसे बाबू डम कहते हैं, डिसीजन मेकिंग को स्लो करता है और इनोवेशन को डिस्करेज करता है। तो जब हमने इफेक्टिवली प्रूव कर दिया कि प्रॉब्लम है, तब हमें ड्रास्टिक रिफॉर्म्स की जरूरत को जस्टिफाई करना होगा। एग्जैक्टली। बॉडी का दूसरा हिस्सा इस पर आर्ग्यू करेगा, नीड फॉर ड्रास्टिक रिफॉर्म्स। और इसको भी कैटेगराइज करना बेहतर होगा।
हाँ, फर्स्ट इन रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग। यहाँ लैटरल एंट्री को एक्सपैंड करने की बात करो ताकि डोमेन एक्सपर्टीज आए। मिशन कर्मयोगी का जिक्र करो फॉर कंटिन्यूअस स्किल अपग्रेडेशन। ट्रेनिंग में मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को जोड़ना। सेकंड, इन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक रोबस्ट 360 डिग्री फीडबैक सिस्टम इंप्लीमेंट करने का सुझाव दो। क्लियर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स KPIs बनाने की बात करो फॉर ऑब्जेक्टिव असेसमेंट। और हम प्रगति प्लेटफॉर्म का जिक्र भी कर सकते हैं। गुड पॉइंट। ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। ये PMO द्वारा यूज किया जाने वाला प्लेटफॉर्म है जो अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाता है। एंड थर्ड, इन द एथिकल फ्रेमवर्क हमें इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स को स्ट्रॉन्ग करना होगा जो न्यूट्रलिटी को प्रोटेक्ट करते हैं, ई गवर्नेंस से ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना। और सिटीजंस चार्टर्स को लीगल पावर के साथ इन्फोर्स करना। ये एक बहुत अच्छा रोबस्ट सेट ऑफ रिफॉर्म्स है। तो कंक्लूजन में इन सबको कैसे जोड़ें? कंक्लूजन में वे फॉरवर्ड के लिए आप ऑल इंडिया सर्विसेज रूल्स को रिफॉर्म करने जैसे स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का जिक्र कर सकते हैं। ओके। लेकिन ड्रास्टिक रिफॉर्म्स वाले पॉइंट को एम्फसाइज करने के लिए एक पावरफुल इंटरनेशनल एग्जांपल दो। यूके के रीसेंट सिविल सर्विस रिफॉर्म्स का जिक्र करो जिनके लिए 150 मिलियन पाउंड का मॉडर्नाइजेशन फंड है। ये दिखाता है कि दूसरी मेजर डेमोक्रेसीज भी बड़े कदम उठा रही हैं। हाँ, और कंक्लूड करो कि मिशन कर्मयोगी जैसे इनिशिएटिव्स अच्छे कदम हैं, पर स्टील फ्रेम को उसकी ओरिजिनल ग्लोरी में लाने के लिए ज्यादा सिस्टमैटिक और डीप रूटेड चेंजेस की जरूरत है। चलो एक क्विक क्रॉस क्वेश्चनिंग राउंड। स्ट्रक्चर सवाल में डू यू अग्री पूछा है तो आंसर का टोन कैसा होना चाहिए? एक क्लियर स्टैंड लेना होगा। शुरू में कहना चाहिए येस टू अ लार्ज एक्सटेंट, द व्यू इज करेक्ट, और फिर पूरे आंसर में उस स्टैंड को सॉलिड एविडेंस, डेटा और लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स के साथ बैक करना होगा। कंटेंट प्रगति प्लेटफॉर्म का जिक्र करना क्यों फायदेमंद है? क्योंकि ये एक स्पेसिफिक एग्जिस्टिंग हाई लेवल गवर्नमेंट इनिशिएटिव है। ये दिखाता है कि आप सिर्फ थ्योरेटिकल रिफॉर्म्स नहीं बल्कि प्रैक्टिकल टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टेप्स से भी वाकिफ हैं जो गवर्नेंस को इंप्रूव करने के लिए लिए जा रहे हैं। स्ट्रक्चर यूके का एग्जाम्पल कंक्लूजन में ही क्यों डाला गया है? ये एक पावरफुल कंक्लूडिंग पंच की तरह काम करता है। ये एक स्ट्रॉन्ग कंपैरिजन देता है और इस आर्गुमेंट को वैलिडेट करता है कि इंडिया में ड्रास्टिक रिफॉर्म्स की मांग कोई एग्जैजरेशन नहीं बल्कि मॉडर्नाइजिंग गवर्नेंस का एक ग्लोबल ट्रेंड है। कंटेंट चलो पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी को सिंप्लीफाई करते हैं। एक सिविल सर्वेंट के लिए इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक सिविल सर्वेंट की लॉयल्टी भारत के संविधान के प्रति है, न कि सत्ता में बैठे पॉलिटिकल पार्टी के प्रति। उन्हें इलेक्टेड गवर्नमेंट की कानूनी पॉलिसीज को लागू करना चाहिए बिना किसी डर या पक्षपात के। स्ट्रक्चर बॉडी को इंडिकेटर्स ऑफ डिक्लाइन के बाद नीड फॉर रिफॉर्म्स के रूप में स्ट्रक्चर करना एक अच्छा आइडिया क्यों है? ये कंपेलिंग लॉजिकल नैरेटिव बनाता है। पहले आप बीमारी साबित करते हैं, द डायग्नोसिस, और फिर आप दवा प्रिस्क्राइब करते हैं, द सोल्यूशन। ये प्रॉब्लम सोल्यूशन स्ट्रक्चर बहुत इफेक्टिव होता है। लास्ट वन ऑन कंटेंट की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स KPIs और 360 डिग्री फीडबैक में प्रैक्टिकल डिफरेंस क्या है? ऐसे सोचो, KPIs व्हाट है, क्वांटिटेटिव टारगेट्स जैसे एप्लीकेशन प्रोसेसिंग टाइम को 20% कम करो। 360 डिग्री फीडबैक हाउ है, ये आपके आसपास के सभी लोगों से, सीनियर्स, जूनियर्स, कलीग्स, आपके टीम वर्क, लीडरशिप और बिहेवियर पर क्वालिटेटिव फीडबैक है। परफॉर्मेंस की पूरी पिक्चर के लिए दोनों जरूरी हैं। ऑलराइट, अब आपकी बारी। यहाँ पॉज करो और एक पावरफुल कंक्लूजन फ्रेम करने की प्रैक्टिस करो। ड्रास्टिक, ओवरहॉल और मॉडर्नाइजेशन जैसे स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज करो। प्रैक्टिस। और ये रहा मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, ये सवाल हमें ये मानने पर मजबूर करता है कि सिविल सर्विसेज की नींव यानी उसकी न्यूट्रलिटी हिल रही है, और इस स्टील फ्रेम को रिपेयर करने के लिए हमें टेप नहीं बल्कि एक कंप्लीट मॉडर्न रीइंफोर्समेंट की जरूरत है। हम सबने ये एक्सपीरियंस किया है ना? सरकारी काम में एंडलेस डिलेज। हाँ बिल्कुल। क्या ये डिले सिर्फ एक इंडिविजुअल ऑफिसर की गलती है या पूरा सिस्टम ही स्लो होने के लिए डिजाइन किया गया है? वेरी डीप क्वेश्चन। Let's dive into the structure of bureaucracy with this question from 2016. Traditional bureaucratic structure and culture have hampered the process of socio-economic development in India. Comment. ब्रॉड माइक्रो थीम गवर्नेंस। ये सवाल एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दे रहा है। हाँ। ये कह रहा है कि जिस पुराने तरीके से सरकारी दफ्तर स्ट्रक्चर्ड हैं और वहां का जो सरकारी वर्क कल्चर है उसने एक्टिवली इंडिया की सोशल और इकोनॉमिक प्रोग्रेस पर ब्रेक लगाया है। और हमें इस पर कमेंट करना है, मतलब इसको क्रिटिकली एनालाइज करना है। प्रिसाइजली। इसके लिए एक परफेक्ट और पेनफुल रियल लाइफ एग्जाम्पल है कोई भी बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जैसे एक नया हाईवे। प्रोजेक्ट फाइल को शायद 10 या 15 अलग अलग डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लेनी पड़ती है। राइट। ये हर टेबल पर हफ्तों, कभी कभी महीनों अटकी रहती है। इस मल्टी लेयर्ड प्रोसेस, इस ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर के कारण सालों की देरी होती है, कॉस्ट बढ़ जाती है और लोगों को सुविधा भी देर से मिलती है। एग्जैक्टली, दिस इज अ क्लासिक केस। एब्सोल्युटली। तो इस आंसर के इंट्रोडक्शन के लिए एक बैलेंस स्टेटमेंट से शुरू करना एक वाइज डिसीजन है। दोनों साइड्स दिखाना। हाँ, एक्नॉलेज करो कि इंडिया की ब्यूरोक्रेसी, हमारा स्टील फ्रेम ने क्राइसिस के समय में रेजिलियंस भी दिखाई है और शांति के समय में रिजिडिटी भी। ठीक है। फिर कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए एक डेटा पॉइंट यूज कर सकते हो। वर्ल्ड बैंक के गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस इंडेक्स 2023 के अनुसार इंडिया की परसेंटाइल रैंक 67.92% है। ये दिखाता है कि हम नीचे तो नहीं है पर इंप्रूवमेंट का काफी स्कोप है। एग्जैक्टली। अब मैं बॉडी में इस आर्गुमेंट को कैसे ब्रेक डाउन करें? बॉडी के 3 क्लियर पार्ट्स होने चाहिए। पहले, प्रॉब्लम को डिटेल में समझाओ, द इम्पैक्ट ऑफ द ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर एंड कल्चर। ओके। पॉइंट 1 है हायरार्किकल रिजिडिटी। डिसीजन मेकिंग एक मल्टी लेयर्ड टॉप डाउन प्रोसेस है। एक जूनियर ऑफिसर का आइडिया एक लंबी चेन ऑफ कमांड से ऊपर जाता है, जिससे स्पीड और इनिशिएटिव दोनों खत्म हो जाते हैं। पॉइंट 2 है रूल बाउंड कल्चर। प्रोसीजर पर एक ऑब्सेसिव फोकस है, आउटकम्स पर नहीं। ऑफिसर्स रिस्क लेने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर कुछ गलत हो गया तो उन्हें ब्लेम किया जाएगा।
मोटो बन जाता है फॉलो द रूल ना कि सॉल्व द प्रॉब्लम। और पॉइंट 3? हाँ, कॉलोनियल लेगेसी, हमारे कई रूल्स और एटीट्यूड्स ब्रिटिश राज का हैंगओवर है जो रूल और कंट्रोल करने के लिए डिजाइन किया गया था, ना कि सर्व और डेवलप करने के लिए। इससे बाबू और आम आदमी के बीच एक डिस्कनेक्ट पैदा होता है। हाँ, ये स्ट्रक्चरल इश्यूज डेवलपमेंट चैलेंजेस में कैसे ट्रांसलेट होते हैं? ये बॉडी का दूसरा पार्ट होगा। राइट, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैलेंजेस जो इस स्ट्रक्चर से पैदा होते हैं। जैसे फर्स्ट, इम्प्लीमेंटेशन डिलेज। रेड टेपिज्म के कारण गरीबों के लिए जरूरी वेलफेयर स्कीम्स देर से लागू होती हैं। उन्हें टाइमली बेनिफिट्स नहीं मिल पाते। सेकंड, इनएफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन। अक्सर एक प्रोजेक्ट के लिए एलोकेट किए गए फंड्स प्रोसीजरल बॉटलनेक्स के कारण टाइम पर खर्च नहीं हो पाते। पैसा है पर सिस्टम यूज नहीं कर पाता। और तीसरा, बैरियर्स टू इनोवेशन। ये ट्रेडिशनल रिस्क अवर्स माइंडसेट एक्टिवली नई टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव आइडियाज को रेजिस्ट करता है, जिससे हमारी गवर्नेंस पास्ट में अटकी रहती है। ऑलराइट, प्रॉब्लम पूरी तरह से डायग्नोस हो गए। अब सॉल्यूशंस थर्ड पार्ट में। यस, बॉडी का आखिरी हिस्सा रिफॉर्म इनिशिएटिव्स एंड द वे फॉरवर्ड के बारे में होना चाहिए। पहला, फर्स्ट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स जैसे डिजिटल इंडिया की बात करो और एक स्पेसिफिक सक्सेसफुल एग्जांपल देना जरूरी है। जैसे कर्नाटका का भूमि प्रोग्राम। परफेक्ट केस स्टडी। उसने लाखों लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज किया, करप्शन कम किया और किसानों की जिंदगी आसान बनाई। सेकेंड रिफॉर्म। सेकंड, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। नीति आयोग की रिकमेंडेशंस का जिक्र करो, जैसे एक सेंट्रल टैलेंट पूल बनाना और स्पेशलिस्ट की लैटरल एंट्री को प्रमोट करना। थर्ड, कैपेसिटी बिल्डिंग। सिविल सर्वेंट्स की कंटिन्यूअस ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट की जरूरत पर जोर दो। और फोर्थ, अकाउंटेबिलिटी मेजर्स। आरटीआई एक्ट जैसे टूल से ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना और ऑब्जेक्टिव परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन सिस्टम्स लागू करना। फैंटास्टिक। और कंक्लूजन, एक पावरफुल नोट पर कैसे एंड करें? कंक्लूजन में एक बैलेंस्ड अप्रोच की जरूरत पर जोर दो। हमें सिस्टम की स्ट्रेंथ्स को बचाना है, जैसे उसकी स्टेबिलिटी, जबकि उसकी लिमिटेशंस को दूर करना है। पॉजिटिव एग्जांपल्स यूज कर सकते हैं। हाँ, केरला के सक्सेसफुल डिसेंट्रलाइजेशन मॉडल या कर्नाटका के भूमि प्रोग्राम जैसे एग्जांपल्स दिखाते हैं कि पॉलिटिकल विल और टेक्नोलॉजी से बदलाव संभव है। और एंड, और उस पावरफुल फ्रेज के साथ एंड करना चाहिए जो मॉडर्न गवर्नेंस का मंत्र बन गया है। फोकस मिनिमम गवर्नेंस मैक्सिमम गवर्नेंस का फ्रेमवर्क बनाने पर होना चाहिए। लेट्स जंप इनटू द क्रॉस क्वेश्चंस। स्ट्रक्चर। एक कमेंट वाले सवाल में क्या हमें सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स लिखने चाहिए? बिल्कुल नहीं, कमेंट एक बैलेंस्ड एनालिसिस मांगता है। आपको जरूर इस बात पर फोकस करना चाहिए कि स्ट्रक्चर ने डेवलपमेंट को कैसे रोका है, जैसा सवाल पूछता है, लेकिन एक टॉप टियर आंसर में कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशंस और पॉजिटिव एग्जांपल्स भी होने चाहिए। कंटेंट। भूमि प्रोग्राम का जिक्र करना आंसर को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाता है? ये इमेंस क्रेडिबिलिटी ऐड करता है। सिर्फ डिजिटाइजेशन हेल्प्स कहने के बजाय आप एक कॉन्क्रीट सक्सेसफुल स्टेट लेवल का एग्जांपल दे रहे हैं। ये आपके पॉइंट को रियल वर्ल्ड एविडेंस से प्रूव करता है। स्ट्रक्चर। इंट्रोडक्शन में रेजिलियंस एंड रिजिडिटी दोनों शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया गया है? ये तुरंत एक बैलेंस्ड और न्यूआंस्ड पर्सपेक्टिव एस्टैब्लिश करता है। ये एग्जामिनर को सिग्नल देता है कि आप एक वन साइडेड रैंट नहीं, बल्कि एक मैच्योर एनालिसिस देने वाले हैं जो इंडियन ब्यूरोक्रेसी की कॉम्प्लेक्सिटी को समझता है। कंटेंट। कॉलोनियल लेगेसी का आज की ब्यूरोक्रेसी पर आखिर असर क्या है? इसने एक रूलर एंड सब्जेक्ट माइंडसेट पैदा किया है, ना कि सर्विस प्रोवाइडर एंड सिटीजन माइंडसेट। ये सीक्रेसी, हायरार्की और आम जनता पर आमतौर पर अविश्वास का कल्चर पैदा करता है, जो एक डेमोक्रेसी की जरूरत के एकदम उल्टा है। स्ट्रक्चर। रिफॉर्म्स को अलग अलग कैटेगरीज, डिजिटल, स्ट्रक्चरल एटसेट्रा में ग्रुप करना एक अच्छा आइडिया क्यों है? ये आपके सॉल्यूशंस को एक कोहेरेंट स्ट्रैटेजी में ऑर्गेनाइज करता है। ये दिखाता है कि आप सिर्फ रैंडम आइडियाज नहीं दे रहे, बल्कि एक मल्टी डायमेंशनल रिफॉर्म प्लान प्रपोज कर रहे हैं जो प्रॉब्लम को कई एंगल से एक साथ अटैक करता है। एंड फाइनली, कंटेंट। कुड यू सिंप्लीफाई मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस? इसका मतलब है कि गवर्नमेंट को एक फैसिलिटेटर होना चाहिए, ना कि एक कंट्रोलर। उसे एक सिंपल, प्रिडिक्टेबल और ट्रांसपेरेंट इकोसिस्टम बनाना चाहिए जहां सिटीजंस और बिजनेसेस कम से कम इंटरफेरेंस और रेड टेप के साथ थ्राइव कर सकें। ऑलराइट, चलो इस कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करते हैं। ऑडियो पॉज करो और मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट को एक दोस्त को सिर्फ 2 सेंटेंसेस में समझाने की कोशिश करो। रिहर्स। और ये रहा मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, इस सवाल ने ये साफ कर दिया कि ब्यूरोक्रेसी की पुरानी जंग लगी मशीनरी को एक मॉडर्न अपग्रेड की जरूरत है और डिजिटल इंडिया जैसे कदम इस बदलाव की शुरुआत है। अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे फंडामेंटल सवाल पर। हमने सिस्टम के कल्चर और स्ट्रक्चर की बात की, लेकिन क्या होगा सिस्टम का डीएनए ही, उसका ब्लूप्रिंट ही फ्लॉड हो? मतलब? क्या मशहूर कैडरे बेस्ड सिस्टम ही इंडिया की स्लो ग्रोथ का असली विलन है? चलो इसका पूरा पोस्टमार्टम करते हैं 2014 के इस सवाल के साथ। हैज द कैडरे बेस्ड सिविल सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन बीन द कॉज ऑफ स्लो ग्रोथ इन इंडिया? क्रिटिकली एग्जामिन। द माइक्रो थीम इज गवर्नेंस। ये सवाल बहुत बड़ा है। ये पूछ रहा है कि क्या हमारी एलीट सर्विसेज जैसे आईएएस और आईपीएस की नींव कैडरे सिस्टम, जहां ऑफिसर्स को एक स्पेसिफिक स्टेट अलॉट किया जाता है, इंडिया की स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ का मुख्य कारण है? और कीवर्ड है क्रिटिकली एग्जामिन। इसका मतलब है कि हमें एक जज की तरह बनना होगा, प्रोसिक्यूशन और डिफेंस दोनों की सुननी होगी, और फिर एक फाइनल वर्डिक्ट देना होगा। इसके लिए एक अच्छी एनालॉजी है स्विस आर्मी नाइफ वर्सेस एक स्पेशलाइज्ड टूल किट की। एक्सप्लेन करिए। कैडरे बेस्ड सिस्टम जनरलिस्ट बनाता है। ऑफिसर्स जो एक स्विस आर्मी नाइफ की तरह हैं, वो सब कुछ थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं। फाइनेंस, हेल्थ, एजुकेशन मैनेज करना। हाँ, लेकिन आज की कॉम्प्लेक्स दुनिया में क्या आपको हार्ट सर्जरी करने के लिए एक स्विस आर्मी नाइफ चाहिए या एक स्पेशलाइज्ड सर्जन? स्पेशलिस्ट, ऑफ कोर्स। सवाल ये है कि क्या जनरलिस्ट स्विस आर्मी नाइफ पर हमारा इतना निर्भर रहना हमें पीछे छोड़ रहा है? फैंटास्टिक एनालॉजी। तो इंट्रोडक्शन के लिए हमें इस बैलेंस डिबेट के लिए स्टेज सेट करना होगा। कैसे करें? आपको ये कहकर शुरू करना चाहिए कि ये एक कॉम्प्लेक्स और हाईली डिबेटेड टॉपिक है। सिविल सर्विसेज स्टील फ्रेम को एक दोधारी तलवार की तरह फ्रेम करो, अच्छा। जिसने इंडिया की स्टेबिलिटी में योगदान भी दिया है और कभी-कभी उसके पोटेंशियल को रोका भी है।
ये तुरंत एक क्रिटिकली एग्जामिन अप्रोच का टोन सेट कर देता है। ओके, स्टेज सेट है। अब मैं बॉडी में दोनों साइड्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट को क्लियरली प्रेजेंट करना है। बिल्कुल। बॉडी में दो अलग अलग अपोजिंग सेक्शंस होने चाहिए। पहले प्रोसिक्यूशन के आर्गुमेंट्स पेश करो। रीजंस व्हाई द कैडर बेस्ड सिस्टम में हैव स्लोड ग्रोथ। 1. द रिजिड हायरार्किकल स्ट्रक्चर जो डिसीजंस को डिले करता है। 2. द प्राइमेसी ऑफ द जनरलिस्ट अप्रोच। एक आईएएस ऑफिसर आज हेल्थ डिपार्टमेंट में है, कल आईटी डिपार्टमेंट में। हाँ, अक्सर बिना गहरी डोमेन एक्सपर्टीज के। इससे स्पेशलाइज्ड फील्ड्स में पॉलिसी मेकिंग की क्वालिटी पर असर पड़ सकता है। राइट। 3. लिमिटेड स्कोप फॉर लैटरल एंट्री। सिस्टम हिस्टोरिकली क्लोज रहा है। और 4. अ रिस्क अवर्स कल्चर। प्रोसीजर पर फोकस, आउटकम पर नहीं। ये तो सिस्टम के खिलाफ काफी स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स हैं। अब डिफेंस का केस पेश करना होगा। करेक्ट। बॉडी का दूसरा हिस्सा काउंटर आर्गुमेंट सपोर्टिंग द सिविल सर्विसेज रोल प्रदान करेगा। ओके। 1. इंश्योरिंग पॉलिसी कंटिन्यूटी। सरकार बदलती रहती है। हम्म। परमानेंट ब्यूरोक्रेसी पॉलिसी कंटिन्यूटी को इंश्योर करती है। ट्रू। 2. प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन। ये कार्डर सिस्टम के लिए एक यूनिक और पावरफुल पॉइंट है। हरियाणा का एक ऑफिसर तमिलनाडु में काम कर रहा है, ये नेशनल यूनिटी को बढ़ाता है। 3. एक्सेप्शनल क्राइसिस मैनेजमेंट। क्राइसिस के समय इस जनरलिस्ट ऑल इंडिया स्ट्रक्चर ने कमाल का काम किया है। सबसे अच्छा एग्जांपल है कोविड-19 पैंडेमिक मैनेजमेंट। राइट। और 4. अपहोल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल विजन। वो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को बनाए रखते हैं। तो दोनों तरफ बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स हैं। इस डिबेट के बाद वे फॉरवर्ड क्या है? डिबेट के बाद आपको वे फॉरवर्ड फॉर रिफॉर्म में एक सिंथेसिस प्रदान करना होगा। जैसे? इसमें मिशन कर्मयोगी का यूज करके डोमेन कॉम्पिटेंसीज बिल्ड करना शामिल है। लैटरल एंट्री का स्कोप बढ़ाना, ऑब्जेक्टिव आउटकम बेस्ड परफॉर्मेंस मैट्रिक्स इंट्रोड्यूस करना, और स्पेशलाइजेशन। हाँ, सर्विसेज के अंदर ही स्पेशलाइजेशन ट्रैक्स बनाना। और आखिरी में वर्डिक्ट, एक बैलेंस कंक्लूजन कैसे लिखें? कंक्लूजन में एक बैलेंस समरी दो। मानो कि कैडर बेस्ड सिस्टम में फ्लॉज हैं, पर ये इंडिया की एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेबिलिटी और नेशनल यूनिटी के लिए जरूरी भी रहा है। ओके। फिर फाइनल वर्डिक्ट दो। जरूरत सिस्टम को डिसमेंटल करने की नहीं, बल्कि उसे 21st सेंचुरी के लिए रिफॉर्म और री-इमेजिन करने की है। अडैप्टिव, एजाइल और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बनाना। यूजिंग टूल्स लाइक मिशन कर्मयोगी एंड लैटरल एंट्री। चलो आखिरी सेट ऑफ क्रॉस क्वेश्चंस। स्ट्रक्चर। क्रिटिकली एग्जामिन का सबसे आसान मतलब क्या है और इसका आंसर स्ट्रक्चर पर क्या असर पड़ता है? इसका मतलब है कि आपको एक जज की तरह काम करना है। आपको मुद्दे के दोनों पक्ष, उसके खिलाफ तर्क और उसके पक्ष में तर्क, बराबर वजन के साथ पेश करने होंगे और फिर उस सबूत के आधार पर एक संतुलित और तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचना होगा। आपके स्ट्रक्चर में फॉर और अगेंस्ट के लिए क्लियर सेक्शंस होने चाहिए। कंटेंट। कोविड-19 मैनेजमेंट का एग्जांपल काउंटर आर्गुमेंट में इतना फिट क्यों बैठता है? क्योंकि ये एक हाल का बहुत बड़ा रियल वर्ल्ड स्ट्रेस टेस्ट है जिसे सिस्टम ने पास किया। यह दिखाता है कि एक राष्ट्रव्यापी संकट के समय, जिसमें राज्यों के बीच अपार समन्वय की जरूरत थी, इसी जनरलिस्ट ऑल इंडिया स्ट्रक्चर ने अपनी अनोखी मूल्य और क्षमता का प्रदर्शन किया। स्ट्रक्चर, आर्गुमेंट्स और काउंटर आर्गुमेंट्स के लिए अलग-अलग हेडिंग्स यूज करना बिल्कुल जरूरी क्यों है? ये क्रिटिकली एग्जामिन सवाल के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्ट्रक्चरल जरूरत है। ये परीक्षक को साफ संकेत देता है कि आपने निर्देश को समझ लिया है और बहस के दोनों पक्षों को व्यवस्थित रूप से संबोधित कर रहे हैं। कंटेंट। तो जनरलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट की बहस पर एक बैलेंस्ड व्यू क्या है? एक मैच्योर व्यू ये है कि एक प्रशासन को दोनों की जरूरत है। आपको बड़े पैमाने पर समन्वय के लिए जनरलिस्ट चाहिए, लेकिन टेक्निकल फील्ड्स में एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग के लिए स्पेशलिस्ट्स भी जरूरी हैं। आइडियल सॉल्यूशन एक हाइब्रिड मॉडल में है। स्ट्रक्चर। कंक्लूजन में डिसमेंटल वर्सेस रिफॉर्म जैसी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज करने का क्या फायदा है? ये एक मजबूत, निर्णायक और यादगार समापन बयान प्रदान करता है जो आपके पूरे विश्लेषण को खूबसूरती से सारांशित करता है। ये दिखाता है कि आप एक अव्यवहारिक नहीं, बल्कि एक व्यवहारिक समाधान सुझा रहे हैं। लास्ट वन ऑन कंटेंट। नेशनल इंटीग्रेशन वाला पॉइंट कैडर सिस्टम के लिए एक अनोखा डिफेंस कैसे है? क्योंकि ये एकमात्र तर्क है जो सीधे कैडर की अवधारणा से जुड़ा है, अधिकारियों को उनके गृह राज्यों के बाहर आवंटित करना। ये दिखाता है कि सिस्टम का डिजाइन कोई इत्तेफाक नहीं था, ये एक सोची समझी राष्ट्र निर्माण की कोशिश थी। ओके, दिस इज द फाइनल प्रैक्टिस राउंड। ऑडियो पॉज करो और इस पूरे फॉर एंड अगेंस्ट आर्गुमेंट को 2 मिनट से कम में समराइज करने की कोशिश करो। प्रैक्टिस सेइंग इट आउट लाउड। गो फॉर इट। और ये रहा आखिरी मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, इस सवाल ने हमें सिखाया कि कैडर सिस्टम एक क्लासिक दो-धारी तलवार है। इसने देश को जोड़े रखा है, पर इसकी कठोरता ने शायद हमारी ग्रोथ को धीमा भी किया है। इलाज इसको तोड़ना नहीं, बल्कि 21st सेंचुरी के लिए सुधारना है। तो ये था हमारा इंडिया की सिविल सर्विसेज का डीप डायग्नोस्टिक स्टील फ्रेम का एक पूरा हेल्थ चेकअप, उसके चैलेंजेस, उसकी स्ट्रेंथ्स और उसके फ्यूचर पर। चलो हमारी पूरी चर्चा का एक क्विक फाइनल रिकैप करते हैं। आज का ब्रॉड माइक्रो थीम था गवर्नेंस एंड द रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन अ डेमोक्रेसी। तो हमने आज क्या सीखा? क्वेश्चन 1 2024 से हमने देखा कि जनता का ट्रस्ट ही डेमोक्रेसी की नींव है और इसे बनाने के लिए ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी नॉन नेगोशिएबल है। क्वेश्चन 2 2020 से हमने समझा कि स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस जैसे एक एफिशिएंट सिविल सर्विस देश की इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के लिए नॉन नेगोशिएबल हैं। क्वेश्चन 3 2017 से हमें ये मानना पड़ा कि सिविल सर्विसेज अपने न्यूट्रलिटी के आदर्श से भटक रही है और मिशन कर्मयोगी जैसे ड्रास्टिक रिफॉर्म्स वक्त की जरूरत है। क्वेश्चन 4 2016 से हमने जाना कि पुराना रूल बेस्ड ब्यूरोक्रेटिक कल्चर डेवलपमेंट में एक बड़ी रुकावट है और मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस ही आगे का रास्ता है। और आखिर में क्वेश्चन 5 2014 से हमने कैडरी सिस्टम के दोनों पहलू देखे और इस नतीजे पर पहुंचे कि सिस्टम को तोड़ने की नहीं, बल्कि 21st सेंचुरी के लिए रिफॉर्म करने की जरूरत है। मैं एक आखिरी विचार के साथ आपको छोड़ना चाहता हूं। प्लीज।
हमने टेक्नोलॉजी, स्ट्रक्चर और रूल्स की बात की, पर शायद सबसे बड़ा बदलाव माइंडसेट का है। अगर आपको अगले 50 सालों के लिए सिविल सर्विसेज डिजाइन करने का मौका मिले, तो टेक्नोलॉजी को एक पल के लिए भूल जाइए। ओके। वो एक कौन सा नॉन टेक्नोलॉजिकल बदलाव आप लाएंगे जो हर ऑफिसर के सेवा भाव, द स्पिरिट ऑफ सर्विस को बदल दे? इस पर जरूर सोचना। क्या जबरदस्त और पावरफुल सवाल है। मैं इस पर आपके विचार कमेंट्स में जरूर सुनना चाहूंगी। अपने इनोवेटिव आइडियाज शेयर करें। अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक बटन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम अगली बार मिलेंगे दोबारा एक और दिलचस्प विषय के साथ। तब तक सीखते रहिए और सवाल करते रहिए।